सो हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी जो है वो एग्जाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेकर आने वाले हैं और 90 प्लस आप आराम से स्कोर करेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं तो। सो बच्चे, आज हम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर लेकर आ रहे हैं जो कि है गवर्नमेंट बजट। आई नो कि आप लोगों ने सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ना अब, और बहुत अच्छी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं वीडियोज़ को। तो मैं यही चाहूंगा कि बच्चे आप चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो। चलो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बजट आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर गवर्नमेंट बजट खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिर्फ 2 यूनिट आपके बच जाते हैं और बाकी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी खत्म होने वाली है। और रही बात माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसके भी मैंने आपके 2 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं आपको। उसके बाद अब थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो अगली वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो आपकी आने वाली है। सो आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपको सारी की सारी वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है एक तरह की। तो बस आपने इनके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है। आई नो कि बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट बजट बहुत अच्छे से आता भी होगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट बजट होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमको यही पढ़ना है इंट्रोडक्शन क्या होती है। दूसरा हमको ये पढ़ना है कि उसके कंपोनेंट्स क्या है। तीसरा हमने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। चौथा हमने पढ़ना है बजट डेफिसिट क्या होता है। और फिर लास्ट में हम इसके ऊपर कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे जो भी हमको लगेगा कि हमको करने चाहिए, ठीक है। चलो भाई, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट मेक्स मंथ ऑफ फेब्रुअरी सो स्पेशल फॉर द पीपल। कि फेब्रुअरी जो मंथ होता है वो इतना स्पेशल क्या बनाता है लोगों के लिए। ये मत सोचना कि वैलेंटाइन डे है तो उसके अंदर सर उसी वजह से स्पेशल हो सकता है दिन। ऐसा नहीं है मेरे भाई, उसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया है, ठीक है, उससे बाहर निकलो। तो यहां पर आपको समझ आएगा कि फेब्रुअरी वो सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी जो होता है वो होता है नॉन फॉर एनुअल यूनियन बजट। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले समझ सकते हैं, उसके अलावा बाकी बच्चों से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो फेब्रुअरी है वो उनके लिए क्यों स्पेशल है। बिकॉज बच्चे, इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ा दिन जो होता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी जो होता है, उसके अंदर एनुअल बजट को डिसाइड किया जाता है। एनुअल बजट को डिस्कस किया जाता है, डिसाइड नहीं बोलूंगा, डिस्कस किया जाता है कि क्या बजट हमारा रहेगा इस साल और क्या हमारे पैसे आने की संभावना है, कहां से हमारे पास रेवेन्यू आएगा और कहां पे हमने खर्च करना है। तो वो सारा का सारा डिस्कशन हमारा एनुअल बजट के बीच में होता है। तो ये आपको पता ही है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब तो पार्लियामेंट जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब उसकी शक्ल चेंज हो चुकी है, पर पार्लियामेंट का काम तो वही है। तो कह रहा है कि फर्स्ट वर्किंग ऑफ द डे फरवरी मंथ का क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो प्रेजेंट करती है बजट, एनुअल बजट ऑफ द कंट्री। अब फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है आपको ये बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कमेंट के अंदर कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कौन है, ठीक है, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यह आपका होमवर्क है। तो यूनियन बजट जो है वो कहां से कहां तक चलता है आपको याद रखना है। अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज इसको बच्चे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। याद रहेगा सबको, चलो याद रखना है सभी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल इट इफेक्ट द कॉमन मैन लाइफ। एक आम इंसान के साथ ये एनुअल बजट जो है ये कैसे उनकी लाइफ में इफेक्ट करता है, क्योंकि बजट के अंदर ही सारी की सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। लाइक सबसे पहला कि बेनिफिट्स क्या मिलेंगे एक सीनियर सिटीजन को, इस बजट के अंदर बताया गया होता है। दूसरा कि कॉस्ट ऑफ सेलफोन क्या रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो कितनी महंगी हो जाएंगी, रिचार्ज कितने महंगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, सस्ती होंगी महंगी होंगी, सब चीजों के ऊपर डिस्कस किया जाता है उस बजट के अंदर कि कहां पर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है सरकार, ठीक है। थर्ड अगर बात करी जाए तो थर्ड है हमारे पास टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स किसके ऊपर कितना पड़ेगा, कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, कितनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा,
कौन इस टैक्स स्लैब के अंदर आएगा और टैक्स की स्लैब्स क्या रहेंगे, सारी के सारे डिस्कस करती है गवर्नमेंट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेट्रोल क्या है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना रहेगा हमारे देश के अंदर, कितना प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये सब कुछ बजट के अंदर डिसाइड किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। कह रहा है कि बजट जो होता है वो हर एक बंदे की लाइफ पे इफेक्ट करता है, ये आपको दिख रहा होगा। अब चाहे वो पर्सन इंडिया का, अब वो चाहे पर्सन इंडिया का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया का एक आम नागरिक हमारे तुम्हारे जैसा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी उस बजट का इफेक्ट पड़ेगा और बड़े से बड़े बिजनेसमैन के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। पर उस बजट का किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। इसलिए कहता है कि सम आर हैप्पी एंड सम आर सैड, याद रखना। अब यहां पर कहता है कि जैसे ये पर्सन है, ये फाइनेंस, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। लेट सपोज ये हमारा क्या है बच्चे, ये है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। लेट मी जस्ट ऐड एन इरेजर। ओके, ये है लेट सपोज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने साथ एक सूटकेस लेकर जा रहे हैं जिसके अंदर वो बजट रिपोर्ट को लेकर जा रहे हैं बताने के लिए, और उस बजट रिपोर्ट के अंदर वो ये बताएंगे कि वो जो बजट होगा वो किन चीजों के ऊपर यूज करने हैं उन्होंने फंड्स, और वो ये बताएंगे कि फंड्स आ कहां से रहे हैं। क्या बताएंगे? फंड्स आ कहां से रहे हैं, फंड्स के सोर्सेस क्या हैं, कहां से फंड्स आएंगे, क्या टैक्स लेंगे, कहां से आएगा, और वो जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे को हम कहां यूज करेंगे, यूज ऑफ फंड्स कहां होंगे। सो फाइनेंस मिनिस्टर का ये एनालिसिस हमारा कब होता है भाई, ये हमारा होता है सेकंड मतलब वर्किंग डे ऑफ फरवरी या फिर सेकंड मंथ ऑफ द ईयर। याद रहेगा सबको? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है सर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपको देखने को मिल रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। सर रिसिट्स क्या होती हैं देखेंगे, अगर मैं बात करूं तो रिसिट्स क्या होती हैं सर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अरे यार रुक जा, क्या हो रहा है इसे। रिसिट्स होती हैं आने वाला पैसा, ठीक है। मैं यहां पर अपनी भाषा में लिखता हूं अपने, ताकि तुम्हें याद रहे, आने वाला पैसा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, है ना, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। सो यहां पर लिखूंगा मैं जाने वाला पैसा, है ना, ताकि आपको याद रहे। मसला तो यही है सर, याद करने का ही तो सबसे बड़ा मसला है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। यही गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, जो कि वो एस्टिमेट करके बताते हैं कि कितना पैसा इस साल आएगा, कितना जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफ द गवर्नमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना पैसा हमारे पास आने वाला है और उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना पैसा हमारा जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। और आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। आई होप, ठीक है। चलो अब यहां पे आपको दिख रहा होगा ये सब कुछ कि बजट, वो पर्सन फाइनेंस मिनिस्टर और कैसे समय निकलता है, ठीक है। चलो अब देखना कुछ कंपोनेंट्स, बजट एस्टिमेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से गवर्नमेंट अपने बजट को एस्टिमेट करती है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, सबसे पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, बात समझना। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, साइड पे लिखता हूं ऐसे। अगर मैं आपको बताऊं कि रिसिप्ट्स जो होती हैं, रिसिप्ट्स जो आपकी बच्चे रिसिप्ट्स होती हैं, तो आपने उस रिसिप्ट्स के अंदर ध्यान से समझना है। हमारे पास दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि सर इसको क्या करना है, बस आप समझो पहले, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, ये सब चीजें आगे ध्यान से बताऊंगा, सारी चीजें आगे ध्यान से आएंगी और जिसके अंदर आपको डिटेल में चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट हमारे पास होती है। देखो रिसिप्ट है, रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट आ गई, रेवेन्यू रिसिप्ट, और कौन सी रिसिप्ट आई, कैपिटल रिसिप्ट। इनके अंदर होता क्या है, इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बताऊं कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट में अगर बता दोगे आप तो हमारे लिए मजेदार चीज हो जाएगी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो मजेदार चीज के बारे में हमको सीखना है कि सर मजेदार रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है सर जो रैकरिंग होती है, जो रैकरिंग होती है, और ये सर ये हमारी नॉन रैकरिंग होती है। नॉन रैकरिंग और रैकरिंग का मतलब क्या है सर, मैं भी अभी आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा। आपको अपने दिमाग में एक बात बिठा के चलना है
कि रेकरिंग का मतलब होता है जो चीज रिपीट हो रही हो। क्या हो रही हो? जो रिपीट हो रही हो। रेकरिंग मतलब जो चीज रिपीट हो रही हो, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब सर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास टैक्स आ रहा है, आने वाला पैसा इज कॉल्ड रिसिट, याद रखना, आने वाला पैसा इज कॉल्ड रिसिट। अगर पैसा आ रहा है तो मतलब टैक्स से आ रहा होगा सर, और टैक्स हमको बार बार हर एक चीज के ऊपर टैक्स देना होता है, तो इसलिए वो क्या है? रेकरिंग है। अगर सर कैपिटल रिसिट वो हो गई है अगर हमने किसी चीज को एक बार में बेच दिया, अब उसका पैसा बार बार नहीं आएगा बिकॉज आपने वो चीज बेच दिया, अब आपके पास वो चीज दोबारा नहीं होगी। तो इसका मतलब नॉन रेकरिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है मेरी जान? याद रखेंगे सभी के सभी बच्चे, आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? नॉन रिपीटिंग, याद रहेगा। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको समझ आया कि रिसिप्ट के अंदर क्या होता है और रिसिप्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसी तरह से हमारे पास बच्चे आती है एक्सपेंडिचर। क्या आता है बच्चे? एक्सपेंडिचर। ये सब कुछ डिस्कस करूंगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, पहले मुझे समझाने दो, ठीक है। रिसिप्ट आ गया, उसके बाद आता है हमारे पास, हाँ 2 मिनट, हाँ, उसके बाद आ गई हमारी पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब खर्चा, पेमेंट्स का मतलब बच्चे एक्सपेंडिचर, खर्चा, ठीक है। मैं बस ये देख रहा हूं कि जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं ना वो वहां पर मैच भी हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि फिर बाद में आप उसको कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज नहीं ना होना है, इसलिए ये कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आप देखोगे क्या कर रहे हैं हम? पेमेंट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेमेंट्स कर, जैसे हमने यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा, उसी तरह से यहां पर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, यहां पर मैं लिखता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, ठीक है। और हमारा इसी तरह से क्या होता है बच्चे? इसी तरह से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। अब सर हमको यहां पर एक चीज समझ आ रही है कि यहां पर बार बार जो खर्चा होगा, जहां पर जो बार बार खर्चा होगा उसी को बोलेंगे रेकरिंग, रेकरिंग। और ये जो बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा, जिसको मैं बोलूंगा नॉन रेकरिंग। हैं तो क्या दोनों हैं? क्या दोनों हैं? तो खर्चे सर, दोनों हैं तो खर्चे सर। बात तो समझ आ गई सर, हमको बहुत क्लियरली बात समझ आई है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगर क्लियरली समझ आ गई है तो और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। जिंदगी में यही चाहिए कि सुकून हो, और सुकून का ही तो मसला है सारा, है मेरे भाई। देखो अब लेट सपोज कि आपने रिवेन्यू रिसिप्ट इकट्ठा करी, लेकिन रिवेन्यू रिसिप्ट आई कहां से? मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू का मतलब होता है आने वाला पैसा, लेकिन यहां पर जब भी मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूंगा, रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर मैं बात करूंगा, रिसिप्ट होता है आने वाला पैसा और रेवेन्यू होता है पैसे, ठीक है। तो रेवेन्यू आ कहां से रहा है? पहले नंबर टैक्स रेवेन्यू से, मतलब आपने पैसा कहां से इकट्ठा किया? टैक्स लेकर। आपने जनता से क्या किया? टैक्स लिया गवर्नमेंट ने। और टैक्स के अलावा भी बड़ी सारी चीजें हम कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये सब आगे डिटेल में कराऊंगा। टैक्स के अलावा अगर कोई पैसा आ रहा है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। अब उसके बाद देखना, मेरी बात समझना, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, किसकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है बच्चे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। अब मुझे बात बताओ, अगर हमने लोन उठाया हुआ है तो उस लोन का हर महीने या हर साल आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होता है। हाँ सर करना होता है। तो वो रेकरिंग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर रेकरिंग हुआ, तो इसलिए इंटरेस्ट हो गया। लेट सपोज गवर्नमेंट ने किसी चीज के ऊपर सब्सिडी के लिए बोला हुआ है कि हम सब्सिडीज देंगे, तो वो सब्सिडी जब आप बार बार दे रहे हो तो वो भी एक क्या होगा भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आराम से समझ आ गई बात? हाँ सर समझ आ गई। अगर मैं बात करता हूं कैपिटल रिसिप्ट की, अब कैपिटल रिसिप्ट का क्या मतलब होता है? सर ये भी पैसा ही है आने वाला। रिसिप्ट की बात हो रही है तो आने वाला पैसा है, एक्सपेंडिचर है जाने वाला। जहां पे देखो, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, यहां पर मैं लिख देता हूं एक चीज छोटी सी, देखना। ये जो है इस साइड वाला पोर्शन जो है ये है आने वाला पैसा, ये है आने वाला पैसा, ठीक है। याद रहेगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितना ज्यादा सरल भाषा में सीखेंगे उतना ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए भी, है ना। और यहां पर हो गया जाने वाला पैसा। बात समझ रहे हो? चलो भाई क्लियर है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं मेरी जान, ध्यान से समझना,
कि जाने वाला जो आने वाला पैसा है, आपने क्या किया, आपने डेट्स क्रिएट कर लिए। क्या किए? डेट्स क्रिएट कर लिए। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, आपने क्या किया, आपने किसी से उधार पैसे लिए। क्या हुए? वो आपने पैसे उधार ले लिए किसी से, तो बोरोइंग आपने कर ली। बोरोइंग करने से क्या हुआ, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपने पैसे वापस लौटाने होते हैं उसको लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि लाइबिलिटी होता है बोझ, बोझ का मतलब होता है लाइबिलिटी। तो डेट ये हो गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भी लाइबिलिटी होंगी, बहुत सारे ऐसे भी पैसे होंगे जिससे आपको कर्जा नहीं होगा। ठीक है, आपके पैसे तो आए लेकिन कर्जा नहीं हुआ, आपने मतलब बोरोइंग नहीं करी ना, और कोई तरीके से कर लिया। कैसे आया होगा? आपने किसी चीज को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। आपने रिकवरी ऑफ लोन किया। अब मेरी बात समझो, आपने रिकवरी ऑफ लोन किया। देखना, अगर आपने किसी को लोन दिया है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, तो उसने लोन के पैसे वापस ले लिए। अब एक बार जब उसने पैसे वापस ले लिए तो बार बार तो नहीं आने वाले हैं, बात समझ रहे ना? तो रेकरिंग तो नहीं है ये। रेकरिंग नहीं है तो मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ, एक ही बार आएगा सर वो। तो सिंपल, आगे बात समझ। ऐसे ही कुछ और भी अदर रिसिप्ट भी होती हैं। आई होप समझ आ गया होगा। टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई? 9000 की। ये अगर हम इसको टोटल कर देंगे, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे भी मैं चीजें समझाऊंगा। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सर मोटा पैसा जाएगा एक ही बार में। मोटा पैसा, मोटा पैसा मतलब ज्यादा पैसा। ऊपर वाले में कम पैसा जाएगा, नीचे वाले में ज्यादा पैसा जाएगा। बात समझ रहे हो? इस ऑरेंज वाले कलर के नीचे ज्यादा पैसा जाएगा, ऊपर वाले में कम पैसा जाएगा। जाएगा या आएगा? ठीक है ना? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? रीपेमेंट ऑफ लोन। अब यहां पर देखो, इस साइड हमने रिकवरी की थी लोन की, मतलब एक ही बार में उस लोन के पैसे ले लिए। लेकिन अगर मैं यहां पर एक बार में अपना लोन चुका दूं तो कितना ज्यादा मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लोन ज्यादा लिया होगा इसलिए लोन ज्यादा चुका रहा हूं। तो रीपेमेंट ऑफ लोन इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई कॉलेज खरीदा, कोई हॉस्पिटल खरीदा, तो एक बार में पैसे दिए होंगे। तो क्योंकि मैंने वो एक बिल्डिंग खरीदी है, एसेट खरीदा है, तो इसीलिए वो भी किसका पार्ट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। और फिर उसके बाद लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, हमने क्या किया? गवर्नमेंट को लोन दिया, फॉरेन की गवर्नमेंट को हमने लोन दिया। जब हम फॉरेन की गवर्नमेंट्स को लोन देते हैं, फॉरेन की गवर्नमेंट कौन लोन लेंगी हमसे? लेट सपोज बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने हमसे लोन मांगा, मांग सकते हैं ना? तो अगर उन्होंने लोन मांगा तो हम उनको ज्यादा पैसे देंगे ना लोन के लिए। ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई 5 रुपए रख ले लोन के लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमने ज्यादा पैसे उनको लोन के लिए दिए होंगे। तो ये भी पार्ट आ गया। फिर ये वो खर्चे हो गए सारे के सारे। ये क्या है? ये जाने वाला पैसा है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे खर्चे हैं। ये आने वाला पैसा है, तो ये मतलब हमारा रिसिट्स है। क्लियर है? ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बात करते हैं। कहता है कंपार्टमेंट ऑफ, हाँ, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट बजट के अंदर सबसे पहले क्या आता है? बजट रिसिप्ट, और फिर क्या आता है? बजट के एक्सपेंडिचर। मतलब कि बजट के अंदर पैसा आएगा कहां से? रिसिप्ट होता है आने वाला पैसा, एक्सपेंडिचर मतलब जाने वाला पैसा। समझ रहे हो ना बात? अब आप बात को यहां समझना कि बजट रिसिप्ट किसके किसके में होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट, पीछे पढ़ाई मैंने आपको, और उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में होती है। ठीक है, यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पिछले ही पेज पे हम ये सब चीजें पढ़ के आए हैं। ठीक है सर, समझ आ गई। अगले वाले की बात करें तो बजट रिसिप्ट क्या होती है, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके बारे में यहां पर डेफिनेशन दे रखी है। इनको ध्यान से देखो। देखना, रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब है, ये इसकी डेफिनेशन है। कह रहा है एस्टिमेटेड मनी, ये एक ऐसी मनी है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड यार, है ना, मुझे यहां पर पेन थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। ओके, देखेंगे एस्टिमेटेड मनी, ये एक एस्टिमेटेड मनी है जो कि रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। क्या बोला कि ये एक ऐसी मनी है जो गवर्नमेंट के पास एज ए रिसिप्ट आएगी। रिसिप्ट मतलब आने वाला पैसा है गवर्नमेंट का, और फिस्कल ईयर के अंदर वो कहां कहां से आ रहा है उसको बोलेंगे बजट डेफिसिट। बजट रिसिप्ट, डेफिसिट नहीं रिसिप्ट, बजट डेफिसिट भी एक टर्म है, वो आगे आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहां पर बात करूं बजट एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है, बजट का खर्चा क्या चीज होती है। सो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। इनकर्ड मतलब का मतलब क्या है यहां पर बच्चे, इनकर्ड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना खर्चा इस चीज के ऊपर करने वाली है इसे एक फिस्कल ईयर में। वहां पर क्या था कि सर एक फिस्कल ईयर के अंदर, फिस्कल ईयर बताया था मैंने तुम्हें, फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट कितना पैसा इकट्ठा करने वाली है अलग अलग सोर्सेस में से, कितना पैसा अगर करने वाली है इकट्ठा तो उसको बोलेंगे कैपिटल
रिसिप्ट। अगर कितना पैसा अलग अलग सोर्सेज पे डालने वाली है, लगाने वाली है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर बात समझ आ गई? बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग चीज होती है, मैंने पीछे पढ़ाया आपको। अब बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि सभी चीजों को डिटेल में करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आ गया रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या करता है? द रिसिप्ट दैट नीदर देखना, एक पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया। नीदर क्या करता है? नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, कोई कर्जा नहीं करता। क्या बोल रहा हूं? कोई कर्जा नहीं करता, इसके अंदर कोई कर्जा नहीं होता, ठीक है, एक चीज। दूसरी, नॉर रिड्यूस एनी एसेट, और कोई चीजें कम भी नहीं होती, कोई चीजें कम भी नहीं होती। कम भी नहीं होने का मतलब क्या? ध्यान से समझना। कोई कर्जा नहीं होता, मतलब कि ये ऐसा रिवेन्यू है, ये ऐसा पैसा है आने वाला जिसकी वजह से कोई कर्जा भी नहीं करेंगे। मतलब सर हमने किसी से उधार नहीं लिया है, इस पैसे के अंदर हमने रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कोई उधार नहीं लिया, कोई बोरिंग नहीं की है। तो मतलब कहीं ना कहीं से जो पैसा आया होगा, कहां से आया होगा? टैक्स से आया होगा पैसा। तो ये कोई कर्जा नहीं होना मतलब टैक्स का कोई कर्जा होता है गवर्नमेंट के ऊपर? नहीं होता सर। कोई चीज कम भी नहीं होती, मतलब यहां पर कोई भी चीजें जो है वो कम नहीं होती है। मतलब अपना सामान बेचकर पैसा नहीं आता, वो बात समझ रहे हो? अपनी कोई गाड़ी बेचकर, घर बेचकर, बिल्डिंग बेचकर, रोड बेचकर वो पैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें कोई सामान की कमी भी नहीं होगी, सामान हमारे पास पूरा रहेगा, बस पैसा आता रहेगा, ठीक है। बात समझे? ये दो चीजें होती हैं। और साथ में ये क्या होता है बच्चे? थर्ड, रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग क्या होता है? अभी मैंने बताया, रिपीटिंग इन नेचर, और ये लगातार ऐसा पैसा आता रहता है, टैक्स पूरे साल चलता रहता है, ठीक है। अब आपको रिवेन्यू समझ आ गया होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट। अब यहां पर देखना, इसको थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो तरह के पैसे आते हैं, एक टैक्स रिसिप्ट होती है, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। अब टैक्स रिसिप्ट के अंदर क्या क्या होता है बच्चे? डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू आता है, ठीक है। अब ये तीनों में क्या फर्क है डिटेल में समझाऊंगा आगे, टेंशन मत लो, इस बारे में मत सोचो कैसे करना है। यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब मेरे बात समझ आगे, यहां पर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू की बात हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में आ गया ये फाइन्स एंड पेनल्टीज। इस शीट्स क्या होती है? स्पेशल असेसमेंट, लाइसेंस एंड परमिट्स, फीस, और इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमर्शियल रेवेन्यू आ गया, मान के चलो, ठीक है। क्या आ गया? कमर्शियल रेवेन्यू आ गया, ठीक है। अब ये क्या होती है सब चीजें पढ़ेंगे, मैंने एरोज बना दिए हैं। इसी तरह से आप लोग फ्लो चार्ट बना लेना ताकि आपको गलती ना लगे, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। कह रहा है कि एक लीगल टैक्स क्या होता है? ये डेफिनेशन किसकी है बच्चे? टैक्स की डेफिनेशन है, ध्यान रखना। टैक्स क्या चीज होती है? ए लीगली कंपलसरी पेमेंट है जो कि इंपोज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट, ये टैक्स एक ऐसी पेमेंट होती है जो हर एक बंदे के ऊपर इंपोज की जाती है, उस पर्सन की इनकम के ऊपर। उस पर्सन, कोई भी अगर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसके ऊपर टैक्स लगता है, अगर आप कुछ सेल कर रहे हो उस पर टैक्स लगेगा, जो आप वेल्थ कमा रहे हो उस पर टैक्स लगेगा, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तब टैक्स लगेगा, एक्सपोर्ट कर रहे हो तब टैक्स लगेगा। मतलब टैक्स तो सर हर जगह लगेगा। और ये करेगा कौन इंपोज? ये इंपोज करेगी सर गवर्नमेंट हमारी। डन सर, बात समझ आ गई टैक्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब टैक्स की कुछ फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। देखो हर एक चीज पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ये मत सोचना कि सर ऐसे ही काम चल रहा है। बच्चे डिटेल में चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम। यहां पर देखो टैक्स पढ़ा ना अभी मैंने, टैक्स क्या होता है पता चल गया तुम्हें। अब डायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा, फिर इनडायरेक्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करने का। पूरा चैप्टर डिटेल में कवर होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करेंगे आपके साथ, ठीक है। पूरा अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ऐसी वीडियोस आपको, स्पेशली जेके बोस वाले बच्चों को, ऐसी वीडियोस कहीं पर भी ऑनलाइन में नहीं मिलने वाली है जो स्पेशली जेके बोस वालों के लिए बनाई जा रही है, बात याद रखना, ठीक है। चलो अब आ जाओ। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चे? व्हेन द लायबिलिटी टू पे ए टैक्स एंड बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। क्या कह रहा है? लेट सपोज, देखो एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। ये लेट सपोज आपके पापा हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? ये करते हैं गवर्नमेंट जॉब। बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा ना। ये करते हैं गवर्नमेंट जॉब। जैसे ही बच्चे इनकी सैलरी आती है, लेट सपोज इनकी 50K सैलरी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनको देती है 49K सैलरी। लेट सपोज इनको 49K देती है, 50K नहीं देती। इनका टैक्स जो है वो 1K पहले ही काट लेती है वो। ये क्या है बच्चे? ये है टैक्स। अब ये टैक्स किस पे लगा उनकी? सर ये उनकी टैक्स लगा इनकम पे। और ये क्या मिली उनको? ये उनको सैलरी मिली।
अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, सर ये तो उनको सैलरी मिल गई, ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। मसला पता क्या है? मसला ये है कि ये डायरेक्टली टैक्स लग गया, उनको इनकम मिलने से पहले ही टैक्स लग गया, समझ रहे हो? अभी उनके हाथ में पूरा 50,000 नहीं आया था, उससे पहले ही उस पर टैक्स लग गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट आपकी इनकम पे टैक्स लग जाना, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स लग जाना। और बोल रहा है कि इसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं किया जाता। अब बर्डन शिफ्ट का मतलब क्या है वो मैं इनडायरेक्ट में समझाऊंगा, फिर रिलेट करना। यहां तक क्लियर है सबको? तो देखो, सबसे पहले जो टैक्स लगता है किस पे है, एग्जांपल में पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कोई कंपनी अगर टैक्स और वो कंपनी रन कर रहा है तो उसको भी टैक्स लगेगा, और वेल्थ पे भी टैक्स लगता है ये वाला। अगर आपकी वेल्थ अच्छी है, प्रॉपर्टी अच्छी है, घर अच्छे हैं, फ्लैट्स हैं आपके पास, तो वो आपकी वेल्थ है, उस पर भी टैक्स लगेगा। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगता है, गिफ्ट टैक्स लगता है। ये बहुत सारे टैक्सेस ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखना इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। कह रहा है कि व्हेन द लायबिलिटी टू पे, जिसको ये पे करना होता है टैक्स, वो अपने बर्डन को, उस टैक्स को शिफ्ट कर देता है, कैन शिफ्ट टू द अदर पर्सन, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब सर देखना मेरे भाई, लेट सपोज ये एक शॉपकीपर है, ये कौन है? ये एक शॉपकीपर है, ध्यान से समझना। ये एक शॉपकीपर है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तू शॉपकीपर है और तू कुछ भी बेच रहा है, लेट सपोज तू सॉल्ट बेच रहा है, क्या बेच रहा है भाई? नमक बेच रहा है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि इसके ऊपर अगर ये ₹15 की है तो इसके ऊपर तुझे मेरे को ₹3 एज अ टैक्स देने हैं। कितने देने हैं? गवर्नमेंट ने बोला है। किसने देने थे? ये शॉपकीपर ने देने थे। लेकिन शॉपकीपर ने क्या किया? शॉपकीपर ने कंज्यूमर से वसूले। ये कंज्यूमर है ये कंज्यूमर है बच्चे, जिसने ये सॉल्ट खरीदा। ये क्या किया इसने ये सॉल्ट खरीद लिया। इसने कितने पैसे पे करे? इसने सर पैसे पे करे ₹15। ₹15 में से इसको कितने मिले? इसको मिले बच्चे 15 ही मिले, इसको 15 ही मिले। लेकिन इसने इसी 15 में से क्या किया? इसने इसी 15 में से ₹3 जो थे वो गवर्नमेंट को एज ए टैक्स दे दिए और अपने पास रख लिए ₹12। अब मुझे एक बात बताओ, शॉपकीपर ने क्या वो टैक्स अपनी जेब से भरा? नहीं भरा। वो टैक्स क्या किया उसने उस टैक्स को शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे। बात समझे? इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो आपके पापा थे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, क्या उनका ये वाला टैक्स किसी पे शिफ्ट किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इसको बोलते हैं कैन नॉट बी शिफ्टेड, और दिस इज शिफ्टेड। एग्जाम्पल, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैट। जीएसटी आप भरते हो ना, लेट सपोज आप माचिस खरीदते हो, मैच स्टिक है ना, आप सॉल्ट खरीदते हो, वो मैंने लिखा, ठीक है। किसी भी चीज, क्लॉथ खरीदते हो, जो भी आप चीज खरीदते हो, सबके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और सभी चीजों के ऊपर जब आप टैक्स देते हो तो वो शिफ्ट किया जाता है दुकानदार के द्वारा आप लोगों पे। तो आप लोगों ने वो टैक्स पे करना होता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं पापा, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने जब वो इनकम कमाई, सुनना मेरी बात, उन्होंने जब वो इनकम कमाई जो 49,000 उन्होंने कमाया, वो एक बार टैक्स ऑलरेडी दे चुके थे, दिया था उन्होंने 1,000। लेकिन उसके बाद घर आकर जब वो सामान खरीदने जाएंगे घर के लिए, वो अपने लिए कपड़े खरीदने जाएंगे, वो अपने लिए जूते खरीदने जाएंगे, वो तब भी टैक्स देंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है, लेट सपोज अगर कोई बिजनेसमैन है, तो वो नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि उसकी जो इनकम होगी वो तो उसके पास ही है ना, उसकी मर्जी है कि वो टैक्स कितना शो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं टैक्स चोरी करना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं टैक्स चोरी करते हैं, तो ज्यादा उनमें बिजनेसमैन ही होते हैं जो पूरा टैक्स नहीं पे करते हर एक चीज के ऊपर, और वो बता देते हैं कि हाँ हमारा कम सामान बिका है, लेट सपोज, है ना। तो आपको समझ आया, उनकी इनकम पे डायरेक्ट टैक्स तो लगता नहीं, उन्होंने एक ही टैक्स पे करना है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिंपल सी बात है, उनके ऊपर डबल बर्डन नहीं आता। समझ गए ना? बहुत आसान। चलो अब आते हैं, ये हो गए हमारे और बहुत सारे टैक्स, जिसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स समझ आ रहा होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स हैं, याद रहेगा। सर्विस टैक्स, जैसे किसी ने वेटर का काम किया, वहां पर वो टैक्स देते थे। मूवी देखने जा रहे हो, वहां पर टैक्स दे रहे हो। कुछ सेल कर रहे हो, उसका टैक्स दे रहे हो। ये अब हट गए हैं सारे के सारे, अब इनका वो आ गया है। ये वेंडर जो टैक्स होगा, गवर्नमेंट टैक्स लेगी। ये इन सबसे एक बंदा टैक्स लेगा, वो उसको बोलेंगे वेंडर। अब ये वेंडर टैक्स देगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना। ये वही वेंडर कौन है? ये वही शॉपकीपर है, ये वही शॉपकीपर है जो पीछे था।
अब ये शॉपकीपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, ले सबसे रहा है, ले सबसे रहा है, तो ये अब सारे हट गए, अब इनकी जगह पे आ गया जीएसटी, ठीक है ना, समझना बात। अब उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है। सबसे पहले इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन, ये इम्पोज्ड ऑन ए कमोडिटी होता है, पर्सन पे नहीं लगा होता, ठीक है ना, ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये शिफ्ट हो जाता है, पढ़ा है हमने अभी। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, क्या होता है प्रोग्रेसिव सब बताऊंगा, ये नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है, क्या होता है बताऊंगा, मैं फिर भी बोल रहा हूं ये फिर बताऊंगा आगे, मत सोचना कि सर पढ़ा नहीं रहे हो। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा, सेल्स टैक्स, वैट, ठीक है, जीएसटी भी ले सकते हो, समझ आ गया, बहुत आसान है। आ जाओ, प्रोग्रेसिव टैक्स पूछे थे, ये इन विच द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस, क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, क्या बोला मैंने, यहां पे लिखता हूं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी सर, वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। क्या इंडिया में यही लगा हुआ है? यस सर, इंडिया में यही टैक्स होता है सर, प्रोग्रेसिव टैक्स। जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करता है, ठीक है बच्चे। सो रिच पर्सन हैज टू पे मोर टैक्स, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, जिसको हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। लेट सपोज, ये एग्जांपल है, मैं पहले ही बता रहा हूं गवर्नमेंट का डेटा नहीं है। अगर लेट सपोज मान के चलते हैं 0 से 2 लाख तक किसी की अगर इनकम है पूरे साल में, उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 2 लाख से 5 लाख तक है तो उसको 10% टैक्स देना अपनी इनकम का। अब चाहे उसकी 2 लाख, अब चाहे उसकी 2 लाख 1 रुपया ही क्यों ना हो, अब चाहे उसकी 2 लाख 1 रुपये ही इनकम क्यों ना हो, फिर भी उसको यहां पर 10% टैक्स देना ही पड़ेगा। इट डजंट मैटर कि 1 रुपया तुम ज्यादा क्यों कमा रहे हो, इससे बेटर कि भाई 1 रुपया वापस दे के आ जाओ, ठीक है। 5 से 10 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो 20% टैक्स, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। अब मत बोलना कि सर मुझे नहीं पता चला। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है सर? रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है इन विच द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज टैक्स बेस इंक्रीजेस। क्या बोल रहा है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। जैसे देखो, ये किसको फायदा होता है? वैसे तो बर्डन फॉल ऑन पुअर, फायदा होता है ये अमीर लोगों को। किसको? अमीर लोगों को। लेट सपोज ये होता कैसे है, मैं अगर बात करूं आपको एग्जांपल समझाता हूं। लेट सपोज कि मान के चलते हैं एग्जांपल ये कि पर्सन है कोई, ठीक है, ये रिच पर्सन है, ठीक है, और ये पुअर पर्सन। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों सॉल्ट खरीदने गए, मान के चलना सॉल्ट खरीदने गए, ठीक है। इसने भी सॉल्ट यही खरीदा, इसने भी यही खरीदा। सॉल्ट के ऊपर टैक्स कितना था बच्चे? सिर्फ 3 रुपए। अब इसकी इनकम है लेट सपोज 20 रुपए, इसने 20 रुपए में से 3 रुपए तो टैक्स दे दिया, और इसकी इनकम है मान के चलो 1 लाख रुपीज। अब मुझे बताओ, मुझे बताना, लेट सपोज इसकी 200 रुपए इनकम है, 20 रुपए ज्यादा ही हो गया। इस 200 रुपए में क्या 3 रुपए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। लेकिन 1 लाख रुपए में 3 रुपए क्या मैटर करेंगे? कोई भी मैटर नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा इनकम उतना कम टैक्स लगेगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा? उसके लिए तो ये 3 रुपए कुछ भी टैक्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तो है ना भाई, यहां पर कांस्टेंट टैक्स रखा होता है, फिक्स टैक्स होता है। अपने से तो गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स रखा हुआ है, लेकिन फायदा तो यहां पर पुअर को नुकसान हो रहा है, फायदा तो किसको हो रहा है? रिच क्लास को। ठीक है सर, समझ आ गई। अब आता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है सेम टैक्स लगना, चाहे कोई भी आपका स्लैब है, कोई भी स्लैब है। लेट सपोज अगर आप 0 से 2 लाख वाले में आते हैं तो भी आपने 20% देने, अगर आप 5 से 10 वाले में आते हैं तो भी आपने 20% देना। इसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स वही देगा जो ज्यादा इनकम कमा रहा है, ठीक है। इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट वट एवर द साइज ऑफ द टैक्स बेस, अमाउंट ऑफ द टैक्स गोज अप बट द टैक्स ऑफ टैक्स बट द रेट ऑफ टैक्स रिमेन सेम, ठीक है। कह रहा है कि चाहे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन आपका टैक्स का जो परसेंटेज है वो सेम रहे। क्लियर है बात? जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स होता है, आप इनकम जितनी मर्जी आपकी बढ़ती जाए लेकिन टैक्स आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी फर्म है, उसको टैक्स उतना ही देना है, उससे ज्यादा टैक्स आपको नहीं देना होता है। ठीक है, बात समझ गए? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कुछ और टैक्सेस। कह रहा है कि इनकम टैक्स होता क्या है सर? कह रहा है इनकम टैक्स होता क्या है सर? आपने अभी पढ़ाया इनकम टैक्स क्या होता है, पर बात समझना, फिर भी इनके डेफिनेशंस बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंपोज करती है, और हर एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और ये
इनकम पे भी लग सकता है, फॉर्म पे भी लग सकता है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है बात? और फॉर्म पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉर्पोरेट टैक्स, इसी को बोलते हैं फॉर्म के ऊपर टैक्स लगना। क्लियर है बात? चलो भाई, सेकंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये वापस से वही आ गया। इट इज अ चार्ज ऑन इनकम या फिर आपके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है कंपनीज के ऊपर। कंपनीज क्या होती हैं बच्चे? फॉर्म्स को ही हम कंपनीज बोलते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब डजंट मैटर कि वो यहां पर उनका ऑपरेशन क्या है, वो किस काम पे बिजी है या किस काम को वो करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गई कस्टम ड्यूटीज, इंपोज्ड ऑन द कमोडिटीज इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कस्टम ड्यूटीज वो टैक्स होते हैं जो कि किसी सामान को जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस पे जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे कस्टम ड्यूटीज। और आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? इंपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड, मोस्टली इंडस्ट्रियल गुड्स विद इन द कंट्री। ठीक है, जो टैक्स ये उन चीजों पे टैक्स लगता है, उन कमोडिटीज पे टैक्स लगता है जो कंट्री के अंदर फर्म्स गुड्स बना रही हैं, उन गुड्स के ऊपर ये टैक्स लगेगा। क्लियर है भाई? चलो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? अब हम नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात कर रहे हैं। टैक्स रिवेन्यू हमने डिटेल में समझ लिया। नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या क्या आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू और ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है भाई। रेफर्स टू द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्स अदर देन द टैक्स एंड इंक्लूडेड दिस। टैक्स से पैसा नहीं आना चाहिए, टैक्स के अलावा अगर कोई चीजें हैं तो उसमें से अगर कोई पैसा आ रहा है उसको हम बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, ये तीनों चीजें देख लेना। अब बात वही है कि सर ये क्या होता है, कमर्शियल रेवेन्यू क्या होता है? बता रहा हूं, ये आ गया कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। क्या बोल रहा है? कमर्शियल रेवेन्यू वो होता है जो गवर्नमेंट ऐसा रेवेन्यू क्रिएट कर रही है जो गवर्नमेंट की खुद की एजेंसीज ही कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है। लेट सपोज आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, आधार कार्ड में आपकी फीस लगती है 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपया, 150 रुपया। वो जो फीस आपकी लगी है वो कोई टैक्स तो नहीं पे किया आपने? नहीं किया। क्या वो गवर्नमेंट की एजेंसी है जो आपका आधार कार्ड बना रही है? यस सर। तो यहां पर जो आपने पैसे दिए उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बच्चे? कमर्शियल रेवेन्यू। समझे बात? तो जैसे देखो और भी बड़ी सारी एग्जांपलें होती हैं, जैसे इंटरेस्ट कमाना, रिसीव्ड ऑन द लोन्स। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा, उसके बदले में वो उससे इंटरेस्ट ले रही होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी में से लोकल गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये जो लोग हैं ये जब गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, अब टैक्स नहीं देते हैं, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इन लोगों ने गवर्नमेंट से लोन उठा रखा है तो उस लोन के बदले कुछ तो पैसे देंगे ना भाई, इंटरेस्ट तो देंगे ना, उसी इंटरेस्ट को बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सर? रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। मान के चलो कि गवर्नमेंट ने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी पब्लिक कंपनी के अंदर, जैसे भेल हो गया, एसबीआई, एलआईसी, इनके अंदर गवर्नमेंट ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये होते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट की एजेंसीज ही होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही इनको रन कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो जब इनके अंदर गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे भाई, तो जब ये प्रॉफिट मेकिंग होंगी, जब ये पैसा कमाएंगी, तो वो पैसे का जो डिविडेंड होगा, जो शेयर होगा, प्रॉफिट शेयर होगा, वो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इसलिए इसको डिविडेंड को भी हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल रेवेन्यू। उसके बाद पेमेंट फॉर पोस्टेज, रेलवे की सर्विस देना, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज देना। मैंने ये तुम्हें सर्विसेज बता दी बहुत सारी। पोस्टेज का क्या मतलब होता है? स्टैंप। तुम्हें पता होगा पोस्ट ऑफिस, अगर तुम में से कोई गया है तो पोस्ट ऑफिस में अगर तुम्हें कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वहां पर स्टैंप लगती है, तो वो जो स्टैंप लगती है वही पोस्टेज स्टैंप होती है। ठीक है, उसके भी तो पैसे लेते हैं वो। हाँ, अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या है? जब गवर्नमेंट, मेरे को बात बताओ, जब गवर्नमेंट कोई आपका फॉर्म फिल करती है आपके एग्जाम के लिए, फीस लेती है। उसने कोई लाइसेंस बनाना है, उसकी फीस लेगी। तो ये सारी की सारी फीस जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। मतलब सर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है गवर्नमेंट और उसके बदले में कुछ फीस ले रही है। दैट्स इट, खत्म बात। सो इट इज द रेवेन्यू दैट अराइजेज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जांपल, अब एग्जांपल क्या है? क्या क्या है भाई? पहला हो गया फीस लेना गवर्नमेंट का, दूसरा लाइसेंस फीस ले लेना, तीसरा कोई फाइन कर देना किसी को, पेनल्टी लगा देना, इस चीट्स क्या होती है ये सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। और थर्ड स्पेशल असेसमेंट्स। थर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? फिफ्थ है ये। ठीक है, अब होता क्या है ये? आ जाओ देखते हैं। फीस देखो भाई,
यहां पर देखो, जज ने अगर किसी बंदे के ऊपर फीस लगाई, लेट सपोज चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विस सच एज रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, ये सारी की सारी फीस को हम कंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर। ठीक है, ठीक है। और ये जो पैसा वो गवर्नमेंट कमा रही है, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है। ये टैक्स से पैसा नहीं आ रहा है, ये रिवेन्यू आ रहा है, लेकिन टैक्स से नहीं आ रहा है, ये अदर चीजों से आ रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान रखना। अब लाइसेंस की फीस, चार्ज बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू अलाउइंग द परमिशन सच एज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की फीस लग रही है, इंपोर्ट लाइसेंस बनाने की फीस लग रही है, कोई चीजें इंपोर्ट करनी है तो। फाइन्स एंड पेनल्टीज, अब कोर्ट जो होता है कभी कभी गवर्नमेंट को इम्पोज बाय द कोर्ट्स फॉर रिफ्यूजल विद गवर्नमेंट लीगल ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे क्या है ये, फाइन एंड पेनल्टीज। लेट सपोज किसी ने अगर रेड लाइट तोड़ दी, उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, है ना, फाइन लगेगा, तो वो पैसा भी कहां जा रहा है, इन्हीं के पास जा रहा है, और वो टैक्स रेवेन्यू नहीं है। उसके बाद इस चीज क्या होती है, देखो अगर कोई बंदा मर गया, लेट सपोज उसके उसके आगे कोई संतान नहीं है, उसके आगे उसका कोई बेटा बेटी नहीं है जिसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो प्रॉपर्टी ऐसे ही बैरन पड़ी रहेगी, तो उस प्रॉपर्टी पे भी कब्जा गवर्नमेंट अब कर लेगी। बात समझे अब? सो गवर्नमेंट क्लेम्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग एनी लीगल हेयर, उसको बोलते हैं एस्टेट्स। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज को। फिर स्पेशल असेसमेंट क्या होती है, जैसे मेड बाय ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज whose value has appreciated due to the development activities of the government। मतलब सर लेट सपोज ये एक लैंड थी किसी बंदे की, यहाँ बहुत जंगल में ये लैंड थी, एक कोई पर्सन है उसकी ये लैंड थी बहुत जंगल में, तो अब यहाँ पर कुछ बनता नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया और उसके बीच में से हाईवे निकल गया। क्या निकला बच्चे? उसके बीच में से हाईवे निकल गया। अब मुझे बताओ, क्या ये वाली जो जमीन है ये इसकी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गई? ये इसकी जमीन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गई? यस सर, हो गई। और इसी के बदले में गवर्नमेंट इससे फीस लेगी कि भाई ये अब तेरी जगह को हमने इतना वैल्यूएबल बना लिया है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई, अब इसके बदले में हमको थोड़ी सी फीस है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट्स। समझे अब आप? आई होप अब आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना, मैंने आपको बताया अभी भी कि रिसिप्ट का मतलब होता है आने वाला पैसा, और कैपिटल को आप एक बात समझना कि एक बार आने वाला, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार आने वाला पैसा। ठीक है, एक बार आने वाला पैसा। ठीक है, ये सिर्फ एक ही बार आएगा, अब बार बार नहीं आएगा, ये रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है, ये नॉन रेकरिंग है। ठीक है, याद रहेगा सबको, आपको रेकरिंग या नॉन रेकरिंग के अंदर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि रेकरिंग क्या होता है और नॉन रेकरिंग क्या होता है। चलो, अब इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, रिड्यूस एनी एसेट। ठीक है, रिड्यूस एनी एसेट, क्रिएट एनी लाइबिलिटी। क्या कह रहा है, ये हमारी चीजें कम करता है बिकॉज हम कुछ चीजें बेच देंगे तो पैसा आएगा वैसे, और क्रिएट एनी लाइबिलिटी, और उधार करता है, उधार। ठीक है, इससे उधार हो जाता है, सिंपल अपनी भाषा में लिख रहे हैं ताकि चीजें याद रहें। तो रिड्यूस एनी एसेट्स, हमारे एसेट्स को रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करता है हमारी लाइबिलिटी को, क्रिएट करता है हमारी लाइबिलिटी को। दो चीजें समझ आ गई होंगी। थर्ड क्या होता है, नॉन रेकरिंग इन नेचर। और नॉन रेकरिंग इन नेचर का मतलब होता है कि नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं होता। क्लियर है भाई? चलो, मतलब बार बार ये पैसा नहीं आता, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। अब कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, कर्जा चढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। और नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स भी होंगी, नॉन डेट रिसिप्ट्स भी होंगी, जिसके अंदर रिसिप्ट तो मतलब डेट तो नहीं चढ़ रहा है हमारे ऊपर, उधार तो नहीं हो रहा है, लेकिन चीजें कम हो रही है क्योंकि चीजें बेच देंगे हम, उधार नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे बोरिंग एट होम, हम क्या कर रहे हैं, हम बोरिंग्स कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं अपने सर पे। बोरिंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, हमने फॉरेन से लिया। ठीक है, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोरिंग करी। बात समझ रहे हो? तो यहां पर समझो एट होम का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने लोगों से कर्जा लिया है, लोगों से, पीपल, इसलिए एट होम बोला। मतलब गवर्नमेंट ने अपने ही घर से, लोगों से, किसी से कर्जा लिया होगा। लेट सपोज घर पे कोई कंपनी है जो कि अडानी अंबानी की है, गवर्नमेंट ने उसी से कर्जा उठा लिया, इसी को बोलते हैं बोरिंग एट होम। ये होगा गवर्नमेंट ने दूसरी किसी गवर्नमेंट से फायदा मतलब बोरिंग ली। ठीक है, बोरिंग मतलब कर्जा उठाया, और आरबीआई से भी उठाया। तो नॉन डेट रिसिप्ट्स कौन सी होती है? लेट सपोज जैसे आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, आपने कोई अपनी कंपनी को सेल आउट कर दिया गवर्नमेंट ने,
और रिकवरी ऑफ लोन करना। आपने क्या किया, किसी को लोन दिया था, वहां से इंटरेस्ट के मामले में थोड़े थोड़े पैसे आ रहे थे हर साल, लेकिन अब आपने उसको बोला कि नहीं, आपको हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आप हमको सारा का सारा लोन वापस कर दो। जब आपने पूरा का पूरा लोन रीपेमेंट कराई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसमें से कोई भी बार बार रेकरिंग में पैसे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब एक ही बार में आपने सारे पैसे कलेक्ट कर दिए। ठीक है, चलो भाई, अब आगे बात करते हैं बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज। बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज। बोरिंग क्रिएट ए लाइबिलिटी। सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी क्यों क्रिएट करता है? बिकॉज ये हमको वापस भी करने होते हैं। ठीक है सर, गवर्नमेंट रेज लोन्स फ्रॉम पब्लिक, रिजर्व बैंक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज। तो गवर्नमेंट इन लोगों से लोन भी लेती है। ठीक है, चलो यहां तक भी समझ आ गया आपको, बहुत बढ़िया। रिकवरीज ऑफ लोन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते जाओ। इट इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो होती है वो रिकवरी ऑफ लोन करती है। किससे करेगी? स्टेट से कर सकती है, यूनियन टेरिटरी से कर सकती है, अगर इनको उसने लोन दिया हुआ है तो। और इनके अलावा वो किसी और पार्टी से भी लोन वापस ले सकती है अपना, जिसको उसने दिया है। ठीक है, चलो अब अगले बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। का क्या मतलब होता है? सेलिंग ए पार्ट, मतलब कि आपने कोई पार्ट जो है अपनी कंपनी का सेल कर दिया, और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ सेल कर दिया अपनी पार्टी का या अपनी गवर्नमेंट का। लेट सपोज मान के चलते हैं ये LIC की कंपनी है। ठीक है, LIC कंपनी का जो शेयर है मान के चलते हैं 1000 करोड़ का है, एग्जांपल मान के चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि चलो हम 500 करोड़ 500 करोड़ का सेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। अब हमारे पास कितने का बचा? LIC कितने की बची गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास सर अब LIC बची है सिर्फ 500 करोड़ की। ठीक है, बात समझना। तो ये कंपनी की वैल्यू है 500 करोड़, क्योंकि 500 तो उसने बेच दिया। ये पैसा भी किसके पास आया है? ये भी गवर्नमेंट के पास ही आया है बेचने के बाद। लेकिन LIC अब आधी रह गई उसके पास, आधी उसने बेच दी है। बात समझ गए? तो इसी को बोलते हैं सेलिंग ए पार्ट। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। इसके अंदर आपने LIC का आधा पार्ट किसी और के नाम पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप को बेच देना। फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट अपना सामान खुद थोड़ी ना खरीदेगी, वो किसी और को बेचेगी। तो वो जिसको बेचा होगा वो कौन होगा? वो कोई प्राइवेट पर्सन होगा जो उससे खरीदेगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में क्या फर्क होता है? देखो, विच डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट। लेकिन इसमें उल्टा होता है ना, विच इधर क्रिएट लाइबिलिटी या फिर रिडक्शन करती है एसेट्स में। समझ आ गया? ये रेकरिंग इन नेचर होता है, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। बहुत सिंपल है। इसके अंदर इनकम टैक्स आते हैं, फीस एंड फाइन्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? रिकवरी ऑफ लोन या फिर बोरिंग्स हम ज्यादा करते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? गुड। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी तक हमने क्या किया? हमने अभी रिवेन्यू बजट पढ़ा, रिवेन्यू कहां से आ रहा था। ठीक है, रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, गवर्नमेंट रिसिप्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा कहां कहां पे गवर्नमेंट करती है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रेकरिंग खर्चा। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग खर्चा, जो हर महीने उसको करना ही है, जैसे सैलरी देना, स्कॉलरशिप देना, सब्सिडीज देना, पेंशन देना। ये क्या है? ये बार बार उसको करने पड़ेंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा की बात करी जाए तो वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सर ऐसा खर्चा जिसके अंदर उसने कोई चीज खरीदी, बड़ी चीज खरीदी। लेट सपोज गवर्नमेंट ने फाइटर जेट्स खरीदे, गवर्नमेंट ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी, तो बहुत सारे पैसे उसको देने पड़ेंगे जिसके बदले में वो चीज खरीदी होगी। तो वो जो चीज खरीदी है वो एसेट है गवर्नमेंट का, लेकिन उसके बदले में बहुत ज्यादा पैसे दिए गए जिसकी वजह से खर्चा हुआ है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम बोलेंगे मोटा खर्चा। क्या है ये? मोटा खर्चा। ठीक है, और ये है छोटा खर्चा। सिंपल भाषा में समझने के लिए। ठीक है, एक्चुअली में इकोनॉमिक्स होती है आसान है, बस इसके टर्म्स बच्चे को कंफ्यूज करती हैं, तो वही चीजों को आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? सबसे पहले अगर बात करी जाए तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। ये हमारी लायबिलिटी को कम करता है, मतलब हमारे उधार को कम करता है। जैसे हमने वहां पर उधार बहुत ज्यादा ले लिया था, बढ़ा दिया था, अब उस उधार को अगर कम करना है तो उसको भी कम करने का जो तरीका होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, उसके बाद नॉर इंक्रीज एनी एसेट, और ना ही इससे कोई एसेट इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? लायबिलिटी जो होती है बच्चे, लायबिलिटी जो होती है, इसमें लायबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, मैं बोलूंगा लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, और नॉट इंक्रीज एनी एसेट, और ना ही इसके अंदर कोई एसेट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एसेट इंक्रीज नहीं होते, याद रखना आपने। ठीक है,
और ये रिड्यूस करता है लाइबिलिटी के ऊपर, और ये रेकरिंग इन नेचर होता है, ये आपने याद रखना है। रेकरिंग आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब आ जाओ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या तरीके हैं जिससे हमारा खर्चा होगा। सबसे पहला खर्चा बच्चे इंटरेस्ट पेमेंट करना। लेट सपोज आपने लोन ले रखा है, आपने मतलब हमने गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है और उसके बदले में उसको हर साल या हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो पैसा है वो जा रहा है, जो ये हर महीने जा रहा होगा, ठीक है। तो छोटा खर्चा है लेकिन बार बार है। अगर आपको वो पूरा का पूरा लोन एक बार में चुकाना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे हम। अगर वो करेंगे भी तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा भाई सब्सिडीज देना, ठीक है। गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आई थी और उस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम आपको सब्सिडीज देंगे, तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट उस स्कीम को चालू करने के लिए या फॉलो करने के लिए वहां पर सब्सिडीज का यूज कर रही है ताकि उसको फॉलो किया जा सके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में क्या आ रहा है, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। अब गवर्नमेंट यहाँ पर आपको पता है फ्री में हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज भी देती है। लेट सपोज जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, या फिर आयुष्मान भारत जो कार्ड बनता है उसके लिए उसके ऊपर 5 लाख या 7 लाख तक का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है किसी भी बंदे का अगर ऑपरेशन या कुछ होता है। तो ये सारे के सारे वो जो पैसा दे रही है गवर्नमेंट वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। गांवों को डेवलप करने में जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का वो भी इसके अंदर आएगा। फिफ्थ आ गया भाई पेमेंट ऑफ सैलरीज, तो सैलरी भी पे कर रहे हैं। सिक्स्थ आ गया ग्रांट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को कुछ पैसा दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। तो उस पैसे को भी रेगुलरली देना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट जो है स्टेट की या यूटी की वो उसको काम को बढ़ावा दे सके, आगे बढ़ा सके। बात समझ रहे हो आप सभी के सभी। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मोटा खर्चा, ठीक है। देखना ये क्या करता है, जब मोटा खर्चा हो रहा है तो सबसे पहले इंक्रीज एनी एसेट। ये क्या करता है, ये एसेट इंक्रीज करता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। एसेट इंक्रीज करता है। रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, और साथ में लाइबिलिटी को भी कम करता है, याद रखेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी को भी कम करता है। और ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, रिपीट नहीं होता। दो चीजें ये हो गई और तीसरी ये हो गई। आप एग्जाम में इनके आंसर इसी तरह से लिखोगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। मतलब इस तरह से, मतलब ऐसे गोले वोले बना के नहीं लिखना है, आप इसको सीधा ऐसे लिखना, द एक्सपेंडिचर दैट इधर इंक्रीज एनी एसेट और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी एंड इट इज ए नॉन रेकरिंग इन नेचर। अगर ऐसे लिखोगे तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंसेस, बेसिस किसकी किसकी बात कर रहे हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सिंपल सी बात कि विच डू नॉट रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी को कम ना करे उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज करे एसेट्स को। और इससे क्या हो रहा है, एसेट्स भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, विच इधर रिड्यूस लाइबिलिटी और इंक्रीज एसेट। यहां पर लाइबिलिटी तो डिक्रीज हो रही है पर एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो लाइबिलिटी बच्चे जो है वो डिक्रीज हो रही है और जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर बात करूं तो रिड्यूस, इधर रिड्यूस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, और इधर का मतलब होता है यहां तो ये होगा, यहां तो ये होगा, इंक्रीज एसेट्स, यहां तो फिर ये एसेट्स को इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई, डन। तो यहां पर मगर ये चीजें हैं विच डू नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी, ये कोई भी लाइबिलिटी को डिक्रीज नहीं करता और इंक्रीज इन, और ना ही कोई एसेट को इंक्रीज करता है। बात समझ गए, ओके। और ये रेकरिंग इन नेचर होता है, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। इसमें एग्जांपल्स ये आ गई, ये हमने भी पीछे पढ़ी है अच्छे से, है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास टर्म्स की, जो हमारे पास 1 रुपया कहां से आता है। अब मैं 1 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि 1 रुपया आपके पूरे देश का 100% पैसा है, और उस 100% पैसा में से कितना पैसा जो है वो कौन से सेक्टर में से आता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप मान के चलते हो 1 रुपया जो है आपका, ये आपका जो 1 रुपया है ये 100 पैसा के बराबर है, ये तो आप मानते हो, ठीक है। उस 100 पैसा में से 19 पैसे जो हमारे कंट्री में आते हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स में से आते हैं, और कुछ बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज में से वो पैसा आता है, कितना, 21 पैसा। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में से 3 पैसा आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में से 13 पैसा आता है। ऐसे भी और भी बहुत सारे हैं जो कि पेज कट गया है यहाँ पर, आप ऐसी इमेजेस गूगल पे निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर होता है रुपया कहाँ से कहाँ जा रहा है ज्यादा, तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जैसे स्टेट्स को
जो स्टेट्स को शेयर देना होता है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को भी अपना टैक्स का शेयर देती है, तो 23 पैसा जो है वो स्टेट को देती है, बांटती है। और नॉन प्लान असिस्टेंस टू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, तो ये 5 पैसे जा रहा है। प्लान असिस्टेंस टू स्टेट एंड यूटी, मतलब कि जो यूटी और स्टेट को असिस्टेंट करने में, असिस्टेंट मतलब उनकी हेल्प करने में जो पैसा लग रहा है वो 9 पैसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के लिए निकाले जाते हैं वो 12 पैसे वहां पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। 12 पैसे मतलब यहाँ पर तुम 12 पैसे मत समझना, 12% ऑफ द अमाउंट जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। अब बात करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया मोटा खर्चा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे कैसे हो रहा है, सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ लोन। मान के चलो कि आपने $1 बिलियन का लोन लिया था, कितना बच्चे, $1 बिलियन का आपने लोन लिया था, ये आपने एक ही बार में सारा का सारा पैसे वापस कर दिए, तो सिंपल सी बात है मोटा खर्चा हुआ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन्स, देखो सेकंड, लोन्स एंड एडवांसेस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो सिंपल सी बात है जो आप लोन या फिर एडवांस दे रहे हो अपनी गवर्नमेंट, अपनी स्टेट की गवर्नमेंट को या यूटी की गवर्नमेंट को, तो भी आप ज्यादा पैसे दोगे वहां पर। थर्ड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेट सपोज आपने कोई चीज खरीदी है, जैसे मैंने आपको बोला कि फाइटर जेट्स आपने खरीदे, ठीक है, फाइटर जेट्स आपने खरीदे, या फिर आपने कोई कंपनी खरीदी जैसे LIC खरीद ली, या फिर आपने कोई और, मान के चलो कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आज के बाद टाटा कंपनी हम खरीदेंगे, तो सिंपल सी बात है टाटा कंपनी जो थी वो ऑलरेडी फिक्स्ड कैपिटल तो था ही कंट्री के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसे हम खरीद लेंगे, तो खरीद लिया भाई। और उसके लिए टाटा वाले पर्सन को पैसे तो दिए होंगे ना, उस कंपनी के ओनर को, तो वो जो पैसे दिए होंगे तो वो थोड़े से पैसे तो नहीं होंगे, बहुत ज्यादा पैसे होंगे, तो इसी को हम बोलते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर फोर्थ बात करते हैं लोन्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। अब फॉरेन गवर्नमेंट के जो लोन आपने लिए या लिए नहीं है, मतलब ये आप फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो। लेट सपोज श्रीलंका आया हमारे पास और उसने बोला कि यार हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, क्या आप हमको एज ए लोन दे सकते हो। तो लेट सपोज हमने बोला कि चलो ठीक है, हम तुम्हें $2 बिलियन जो है एज ए लोन देते हैं। तो ये $2 बिलियन इज ए ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो इस अमाउंट को जब दिया गया तो सिंपल सी बात है हमें चीजें समझ आई। अब ये आ गया आपका टेस्ट योर नॉलेज। ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है भाई। जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सब चीजों को आपने इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है, और सभी के आंसर्स भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, बट मैं ये नहीं समझाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों का काम है, ये आपको होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं ताकि आप पिछले वाले टॉपिक के साथ मैच कर पाओ। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। बहुत ईजी है ये भी। अगर हम देखें तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले कि जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं वो उसको किस तरह से बांट रही है ताकि सबका बेनिफिट हो सके, ठीक है। लेट सपोज कि गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे हैं, मान के चलते हैं कि उसके पास पैसे हैं $1 बिलियन, लेट सपोज, है ना। तो उसने $1 बिलियन में से कुछ पैसे इधर दिए होंगे, कुछ इधर दिए होंगे और कुछ इधर दिए होंगे। दिस इज कॉल्ड रीएलोकेशन करना इस पैसे का, ठीक है। इस पैसे को क्या करना बच्चे, इस पैसे को रीएलोकेट करना, ठीक है। सो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली में ये हम करते क्यों है, ताकि सोसाइटी को फायदा हो, इकोनॉमी को हमारी फायदा हो। टू द सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट कमिंग लाइक, और ये वहां पर हम करते हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन चीजों में पैसा नहीं लगा रहा है, ठीक है। अब रूरल एजुकेशन का मतलब क्या है, रूरल एजुकेशन का मतलब है कि भाई गांव में अगर जहां पर प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, प्राइवेट कोचिंग्स नहीं है, जहां पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उस जगहों पर गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेती है ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके, ठीक है भाई। चलो अब आगे बात करते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता कैसे है। ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है, ये आप अपने एग्जाम में ऐड ऑन कर सकते हो। गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in such a manner that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare। क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट का सबसे पहला काम यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो। हालांकि गवर्नमेंट उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचती है, पर गोल तो ये है ही है कि भाई देखो हम ऐसा कुछ काम करें कि नुकसान ना हो, एटलीस्ट प्रॉफिट में मैक्सिमम रहे और सोशल वेलफेयर भी हो, लोगों का भला भी हो, ठीक है। पहला काम तो यही हो गया। दूसरा, इफ ए प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन। तो वहां पर गवर्नमेंट डायरेक्टली ही
प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। सो टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट, अब देखो कोई प्राइवेट कंपनी बोलती है कि यार आप यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हो जो कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो काम, लेट सपोज ऐसे बोल रहा हूं, तो गवर्नमेंट को वो बोलती है चलो हम यहाँ पर स्कूल्स खोल लेते हैं लोगों के लिए, हम हॉस्पिटल खोलते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल को खोलने के लिए आप हमें सब्सिडीज दो, आप हमें टैक्स में रिबेट दो। तो वहां पर प्राइवेट बंदा जो है वो वहां पर जाकर हॉस्पिटल या कुछ भी स्कूल या कोई अदर चीज खोलेगा। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये काम भी करती है, ठीक है, यही वो लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट को, उसके लिए क्या करती है, गिव टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स। तो यहां पर गवर्नमेंट ये भी काम करती है कि डिस्करेज करती है प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स को, कि भाई लिकर जो है वो मत बनाओ, ठीक है, सिगरेट्स मत बेचो, बाय इंपोजिंग हैवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टैक्सेस। मगर देखो बात वही है कि किसी को लत लगी है वो तो पिएगा चाहे कितना भी महंगा हो, पर गवर्नमेंट का काम है कि भाई उस चीज को लोगों तक समझदारी पहुंचाना, क्योंकि उनको पता है कि इससे पैसा ज्यादा आता है, रिवेन्यू ज्यादा आता है, पर अगर वो बंद कर देंगे तो रिवेन्यू कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट रिवेन्यू भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, तो उसके लिए कंसर्न भी करती है कि भाई लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज हो कि ये चीज कितनी खतरनाक है या कितनी बेकार है। तो इसके लिए देखो तुमने देखा होगा सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर वो कैंसर वाला बना होता है फोटोज, है ना, और इसके लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी किए जाते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज का तो कुछ ज़्यादा ही बोलबाला है, आजकल तो वो जुबां केसरी बोलने लग गए हैं, ठीक है ना। सो एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, और बहुत सारे प्रोडक्शन को वो एनकरेज भी करती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज देकर और टैक्स रिलीफ देकर। सो फॉर गवर्नमेंट एनकरेजेस द यूज ऑफ खादी प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई, खादी प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाई थी एक टाइम पे, ठीक है, अभी भी करवाती है वैसे। अगर आप खादी के कपड़े बनाते हैं या खादी से कुछ भी बनाते हैं, खादी प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको उसके बदले में गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, ठीक है भाई। चलो अब आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो गवर्नमेंट इम्पोजेज हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन रिच पीपल। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अमीर लोगों से ज्यादा पैसा घुस रही है और गरीबों में बांट रही है। एंड लोअर रेट ऑफ टैक्सेस सब्सिडीज ऑन लोअर इनकम ग्रुप। सिंपल आई बात समझ। तो क्या किया इसमें, इस वाले बॉक्स में हमने क्या लिखा है कि अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और गरीब लोगों को सब्सिडीज या फिर कम रेट ऑफ टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की हेल्प होती है गरीब लोगों के लिए या पुअर लोगों के लिए। फिर आता है इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कम किया जा सके, ठीक है, रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ऐसी बजटरी पॉलिसी बनाती है, बजट के अंदर पॉलिसी बनाती है जिससे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से की जाती है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है देश के अंदर, कि जैसे जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है, इन चीजों को ठीक किया जा सके, ठीक है। सेकंड होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया, पीछे भी हमने पढ़ा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है सर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका टैक्स भी आपको बढ़ता जाएगा। तो आपकी कंट्री के अंदर जो भी अमीर लोग होंगे उनकी इनकम ज्यादा होगी और उस इनकम के ऊपर, उस ज्यादा इनकम के ऊपर आपको टैक्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यही वो सब चीजें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से रिड्यूस करती है गवर्नमेंट डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द रिच एंड इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पुअर। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, अगर आपको डिस्पोजेबल इनकम नहीं पता तो मैं यहां पे लिख देता हूं। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है, इनकम आफ्टर गिविंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। लेट सपोज आपके पास आपकी जो इनकम है वो 50,000 है, ठीक है, लेकिन आपने टैक्स पे कर दिए बीच में से और अब आपके पास 46,000 जो बची है, दिस इज कॉल्ड योर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। आई बात समझ आपको डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। नेक्स्ट आ गया थर्ड बच्चे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, आपने राशन कार्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है। राशन कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे लोगों को सब्सिडाइज रेट पे राशन बांटती है, राशन देती है। तो जो चीज, जैसे चीनी की एग्जांपल लेते हैं, चीनी अगर बाहर, अगर मैं दुकान पे बात करूंगा तो 50 से 60 रुपए किलो बिक रही होगी, लेकिन अगर वही मैं पीडीएस सिस्टम से लूंगा जो गवर्नमेंट का राशन वाला सिस्टम है, वहां से वही चीनी मुझे 20 रुपए किलो या 25 रुपए किलो में मिल जाएगी।
तो इसी को बोलते हैं सब्सिडाइज रेट पे वो चीजें ऑफर करना। नेक्स्ट हो गई भाई सब्सिडीज देना। गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, ओल्ड एज पेंशन या फिर सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब भी वो गवर्नमेंट करती है ताकि लोगों का बेनिफिट हो। अब आपको समझ आया होगा कि गवर्नमेंट इनकम को किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है रिच क्लास एंड पुअर क्लास के अंदर। क्लियर है भाई? चलो, डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट का मेन काम ये भी है कि भाई इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी। देखो, ग्रोथ किसकी करनी चाहिए हमको? रियल जीडीपी की, ना कि नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती ऑफ एन इकोनॉमी। दैट इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम यही है कि हम ज्यादा वॉल्यूम में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें अपनी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है भाई? नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर? टैक्स रिबेट्स भी प्रोवाइड कर रही है, मतलब टैक्स के अंदर छूट दे रही है लोगों को। एंड अदर इंसेंटिव फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स, और बहुत सारे जो भी इंसेंटिव भी दे रही है ताकि प्रोडक्टिव वेंचर्स आप बना सको। वेंचर्स मतलब ऐसी कंपनीज बना सको जो सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, जो सोसाइटी में इनकम जनरेट करेंगी, जो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी। ठीक है? एंड प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ। इट कैन एनकरेज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। इससे क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच जो है लोगों की वो बढ़ती जाएगी। और स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंडिंग भी करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑफ एन इकोनॉमी। जिससे क्या होता है? इंक्रीज द प्रोडक्शन एक्टिविटी। जिससे क्या होता है बच्चे? प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ए मेजर फैक्टर दैट जनरेट्स डिमांड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर बहुत मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से किसी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, किसी गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है? सो विच इंक्लूड्स ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर टू, और इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। तो आप इसके अंदर एग्जांपल्स के तौर पे पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिखना चाह रहे हो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है? ये हो गया आपके 4 पॉइंट्स। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इनको 4 पॉइंट्स में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाती है। अगर हम मेजरली बात करें तो गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है भाई? गवर्नमेंट ट्राइज टू, पहला, प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस, कि बिजनेस में ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए लोगों के बिजनेस में। ठीक है? सेकंड, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ज्यादा चीजों के अंदर प्राइस की स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी या सस्ती होंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल नुकसान होगा। ठीक है? थर्ड, अगर बात करें दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और क्या हो रहा है भाई? गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए, जिसकी वजह से सभी लोगों को काम मिले, काम मिलेगा तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो मार्केट में पैसा सर्कुलेट करेगा। ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 3 हो गया। फोर्थ, थ्रू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसीज भी लेकर आती है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, जिसको हम एनुअल बजट के अंदर डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट का जो बजट आता है और उसके अंदर जो पॉलिसीज आती हैं, उस पॉलिसीज के अंदर ये सब चीजें डिस्कस की गई होती हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट किन चीजों के ऊपर ज्यादा खर्चा करने वाली है और किन चीजों के ऊपर खर्चा कम करने वाली है। ठीक है? तो फरवरी में भी आएगा, तो जब आप देखना उस बजट को। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या क्या स्टेप लेती है? पहला नंबर, गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस। ये हमने पीछे पढ़ लिया। ठीक है? उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये इकोनॉमी को स्टेबल मेंटेन करने का काम है। ठीक है? सेकंड, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, जब बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो गवर्नमेंट इंपोज करती है हायर टैक्सेस एंड रिड्यूस करती है एक्सपेंडिचर को अपने, ताकि वो करेक्ट कर सके एक्सेस डिमांड को। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है? तो क्या करती है गवर्नमेंट? इंपोज, ये गवर्नमेंट बजट का टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से समझना है। क्या समझना है इसके अंदर? आपने ध्यान से समझना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है? जब एक्सेस डिमांड होगी, देखना किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो लेट सपोज गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर कम कर दिए। कम करने से क्या होगा? जो भी पर्सन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? लेट सपोज गवर्नमेंट क्या कर रही थी? एक रोड बनाने वाली थी, और उस रोड पे इस पर्सन को काम मिलना था। अगर इस पर्सन को यहाँ पे काम मिलता तो इसकी सैलरी होती, लेट सपोज इसकी 20K सैलरी होती। अब यही 20K सैलरी से ये डिमांड को बढ़ाता, है ना, बढ़ाता। लेट सपोज ब्रेड की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये ब्रेड खाता भाई, नहीं तो इससे पहले ये रोटियां खाता था, लेकिन अब ये ब्रेड रेगुलर खा रहा है, रोज ब्रेड खा रहा है, बोला छोड़ो रोटियां बनानी है, पैसे हैं हमारे पास,
लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, मैं रोड नहीं बनाऊंगा, मैं कोई एक्सपेंडिचर नहीं करने वाला, मैं कोई खर्चा नहीं करने वाला, कोई रोड नहीं बनाने वाला, तो इसकी सैलरी कट जाएगी भाई, इसके पास कोई सैलरी नहीं है। अब ये यहाँ से डिमांड भी नहीं करेगा कि भाई मुझे ब्रेड खानी है, ये चुपचाप क्या खाएगा, ये चुपचाप रोटी खाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसकी ब्रेड की डिमांड क्या हो जाएगी, इस ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी। समझे अब बात? सो द गवर्नमेंट इम्पोज हायर टैक्सेस एंड रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। दिस इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट जो चीज को फॉलो कर रही है उसको बोलते हैं सरप्लस बजट को फॉलो करना। क्लियर है बात? फिर क्या होता है ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डेफिशिएंट डिमांड। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज की डिमांड कम है, ये उल्टा सेम, जस्ट उल्टा, डिमांड कम है किसी चीज की, लेट सपोज ब्रेड की डिमांड जो थी वो कम हो चुकी है, ये ब्रेड है, इसकी डिमांड कम हो चुकी है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, बढ़ क्या गया, मतलब उसने रोड बनाना स्टार्ट कर दिए, रोड बनाना स्टार्ट किए, तो यहाँ पर जो ये पर्सन है, इस पर्सन को यहाँ पे काम मिला, तो इसकी 20,000 सैलरी हो गई। ठीक है, 20,000 सैलरी हो गई। अब ये बोल रहा है कि हम ब्रेड खाएंगे, तो डिमांड क्या हो गई भाई, डिमांड बढ़ गई। अब आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फोर्थ कह रहा है व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स ऑन एक्सपेंडिचर। जब भी इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा जो है वो हमेशा कम करती है। व्हेन देयर इज डिफ्लेशन, तो गवर्नमेंट हमेशा अपना वहां पर क्या करती है, सब्सिडीज देती है, ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा खर्चा करें। ठीक है भाई, स्पेंडिंग को बढ़ाती है, एनकरेज करती है कि भाई स्पेंडिंग करो, खर्चा बढ़ाओ। अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बजट में। टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं और बजट डेफिसिट क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक जो आपका बचा हुआ है, इसके अंदर सारा का सारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें बात करते हैं टाइप ऑफ बजट। तीन तरह के बजट होते हैं, एक होता है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। क्या होता है सब बताऊंगा, ध्यान से देखना। बैलेंस बजट, बैन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। अब ये मत पूछना कि गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या होती है। ठीक है, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो बैलेंस बजट होगा। कैसे होगा देखते हैं। बैलेंस बजट में क्या क्या होते हैं मेरिट्स, देखो सबसे पहला मेरिट क्या है, एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है, जब बैलेंस है तो स्टेबिलिटी चल रही है फाइनेंस के अंदर। सेकंड, अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जब बजट बराबर है, बैलेंस बजट चल रहा है, तो लोग अवॉइड करते हैं फालतू में खर्चा करना। ठीक है, एक्सपेंडिचर करना। लेकिन डीमेरिट्स की अगर बात करी जाए, सो इकोनॉमी ग्रोथ इज स्लो डाउन। सबसे बड़ी बात की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाती, स्लो करती है। सेकंड, नॉट हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। ये चीज जब डिफ्लेशन चल रही है, जब महंगाई नहीं है मार्केट में, तब आप बजट को बराबर चला रहे हो तो वो बहुत गलत है। ठीक है, उस टाइम पे हमको चाहिए कि भाई लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए ताकि वो ज्यादा डिमांड करें। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर का मतलब क्या है, लीकेज और इंजेक्शंस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लीकेज क्या होती है और इंजेक्शंस क्या होते हैं। जब लीकेज और इंजेक्शन बराबर हो जाता है तब यहाँ पर बैलेंस बजट बनता है। बात क्लियर हो गई? चलो, सरप्लस बजट क्या होता है भाई, सरप्लस बजट का मतलब होता है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स जो होती हैं वो हमेशा ज्यादा होती हैं खर्चे से। सिंपल सी बात है, मतलब क्या हुआ, पैसा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पैसा कम खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब पैसा ज्यादा कमाई हो रही है मगर खर्चा कम हो रहा है, उसी को बोलेंगे सरप्लस बजट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, लेट सपोज आपके पास 10K आ रहा है और खर्चा जो है वो आपका 7K हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके पास 3K जो है वो सरप्लस में है। क्या है वो सरप्लस में है। समझ आ गई? चलो, तो इसका क्या फायदा होता है भाई, यूज्ड टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसको तब यूज किया जाता है जब महंगाई होती है। क्या होती है? महंगाई होती है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, इसको ठीक करने के लिए काम आता है। सेकंड, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करते हैं इस समय लोग। ठीक, ओके। सेकंड, डीमेरिट क्या है इसका, इट लोअर्स द एग्रीगेट डिमांड। ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं मार्केट में, मतलब कि खरीदना नहीं चाहते लोग ज्यादा चीजें। ठीक है, सेकंड। थर्ड, नॉट हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में ये चीज ज्यादा सही नहीं है। इस टाइम पे लीकेज ज्यादा हो रही है, इंजेक्शंस कम हो रहे हैं। लीकेज का मतलब क्या, लोग इस समय सेविंग ज्यादा करते हैं, सेविंग। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कम करते हैं।
और इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। सिंपल सी बात है, यहां से देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इसमें कम होती है और सेविंग ज्यादा होती है। क्लियर है? सरप्लस बजट के अंदर। डेफिसिट बजट में क्या होता है भाई? देखो, डेफिसिट बजट में क्या हो रहा है? कमाई जो है वो कम है, किससे? खर्चे से। लेट सपोज कि आपकी कमाई जो है वो 7,000 है, लेकिन आपकी जो खर्चे हैं वो 10,000 हैं, तो ओवरऑल क्या होगा भाई? -3,000 जो है वो आपके पास इनकम क्रिएट होगी। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे बात करते हैं। डेफिसिट वही बात है कि मेरिट क्या है? एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या हो रहा है भाई? आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है। सेकंड, प्रमोट हो रहा है वेलफेयर प्रोग्राम्स। आप गवर्नमेंट यहां पर वेलफेयर के प्रोग्राम्स को प्रमोट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रमोट की जा सके। गवर्नमेंट उन चीजों को बढ़ावा देती है कि जिससे वेलफेयर होगा और ज्यादा खर्चा करेंगे लोग। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स की बात करें, प्रमोट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे होते हैं, इसीलिए ये हो रहा होता है। डेफिसिट यही है, इसलिए इसका डिमेरिट ये है। सेकंड की बात करें अगर, तो फाइनेंशियल एंड पॉलिसी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। फाइनेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि पैसा नहीं होता उस समय मार्केट के पास। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं दबा के क्या कर रहे होते हैं बच्चे? इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सेविंग नहीं कर रहे होते। सेविंग कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है इसमें। ठीक है? अब अगर नेक्स्ट बात करें, मेजर ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट। डेफिसिट के अंदर हमको क्या पढ़ना है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। 3 तरह के डेफिसिट हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिट। क्या मतलब? देखना, रेवेन्यू रिसिट पता है आपको क्या होती है? अभी पीछे पढ़ के आए हैं, RECEIPT। ठीक है? ये क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है ना हमको, तो रेवेन्यू रिसिट को हम माइनस करेंगे किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से। ठीक है? मतलब रेकरिंग खर्चा माइनस रेकरिंग पैसा आना। ठीक है? उसी को बोलेंगे हम रेवेन्यू डेफिसिट। ये कैसे होगा इसको भी आगे देखेंगे, समझ आ रहा होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा होगा। इम्प्लीकेशन क्या है? इससे होगा क्या? बोल रहा है कि इससे होगा क्या सर, अगर ऐसा होता है क्या होगा? पहला नंबर, ये इंडिकेट करता है डिसइन्वेस्टमेंट को। गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कवर सेल होल और पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ द सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मतलब कि जैसे LIC जो है उसके शेयर कंपनी ने बेच दिए, जैसे मैंने पीछे अभी आपको समझाया था, गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। किसको बेच रही है? प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। तो सिंपल सी बात है, डिसइन्वेस्टमेंट होगी। ये कब होती है? जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है। सेकंड, इंक्रीज डेट बर्डन। हमारे ऊपर डेट का बर्डन बढ़ जाता है, सो हम ज्यादा बोरिंग करने लग जाते हैं, उधार पैसे लेने लग जाते हैं। ये दिख रहा होगा तुम्हें, ले रहा है। ऑफ रीपेमेंट लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन इंक्रीज द फर्दर बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। इससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर और बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर। थर्ड वाले की अगर बात करें तो वार्निंग सिग्नल्स फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत वार्निंग सिग्नल्स होते हैं फॉर द गवर्नमेंट। वो क्या करती है? अपने खर्चे को कम करती है और इंक्रीज करती है टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिट्स। ठीक है? मतलब फीस ज्यादा लगाने लग जाएगी किसी चीजों पे, तब जाकर बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी कि वो कैसे करेंगे फिर हम। अब यहां पर देखो, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। पेमेंट को क्या बोलते हैं सर? पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एक्सपेंस लिख दिया मैंने। ठीक है? अब आप मेरे को बताना, रेवेन्यू पेमेंट की बात हो रही है, यहां पर रेवेन्यू तो सिर्फ यही है रेवेन्यू। तो ये जो रेवेन्यू की अमाउंट आ रही थी, आने वाला पैसा है, वो तो रिसिप्ट में आएगा। तो आने वाला पैसे का एरो दिख रहा है तुम्हें, कहां जा रहा है? इधर। कितना हुआ ये दोनों को मिलाकर? 2,000। और ये जाने वाला पैसा है जो ये आ रहा है इंटरेस्ट और सब्सिडी से, तो ये कितना जा रहा है? 3,000। अगर दोनों को मैं जोड़ दूं, 3,000, 3,000 माइनस 2,000, 1,000 का डेफिसिट क्रिएट हो गया। रेवेन्यू के अंदर कितने का डेफिसिट हुआ क्रिएट सर? 1,000 का हो गया। बात समझ रहे हो आप लोग? क्लियर है? मतलब सर हमको उतने पैसे आए नहीं जितने हमको देने थे। ठीक है ना? हमने जो पैसे हैं वो ज्यादा दे दिए एज कंपेयर टू जितने आने थे। लेट सपोज हमने किसी से पैसे लेने थे, 2,000 रुपये लेना था, लेकिन देने 3,000 है। जब मेरे को 2,000 रुपये आया, मैंने वो बंदे को दे तो दिया, लेकिन फिर भी मेरे को अभी भी 1,000 रुपये उसको देना है, तो वो डेफिसिट अभी भी क्रिएटेड है, वो खत्म नहीं हुआ है। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान समझना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। एक चीज इसमें से एक्सक्लूड की जाती है, एक्सक्लूड कैपिटल डेट रिसिट्स। सिर्फ कैपिटल के डेट रिसिट्स जो है वो माइनस, वो नहीं ऐड करने होते हमको। ठीक है? फिस्कल डेफिसिट नेट बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट।
जहां तो फिर आप ये मान लो कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि नेट बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं ताकि इनके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उन चीजों को कर पाओ। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे। अब फिस्कल डेफिसिट से होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंसने लग जाती है। तो बोरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम क्या करते हैं, हम उधार इतना ले लेते हैं कि उस उधार को खत्म करने के लिए और उधार ले लेते हैं, ठीक है ना। सो बोरिंग एंड फर्दर पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फ्रेश बोरिंग एंड मे पुट गवर्नमेंट ऑन द डेट ट्रैप, जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा कर्जे में फंसने लग जाती है। क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। सेकंड बात करें अगर तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात होगी। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब महंगाई बढ़ रही है। क्या हो रहा है भाई, महंगाई बढ़ना, बढ़ने से प्रेशर क्रिएट होना, बढ़ने से प्रेशर क्रिएट होना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सो बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज मनी सप्लाई इन द मार्केट। क्या हो रहा है भाई, बोरिंग तो बढ़ रही है गवर्नमेंट की, वो क्यों बढ़ रही है, ताकि हम फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज कर रहे हैं मनी सप्लाई मार्केट में देकर। बात समझ रहे हो, चलो भाई। थर्ड, फॉरेन इंडिपेंडेंसी। अब इसमें तो क्या ही बोलूं मैं तुम्हें, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लग जाता है जैसे ट्रंप अभी कर रहे हैं, सिंपल समझ रहे हो ना। सो इसके अंदर क्या होता है, बोरिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज लेड टू, जब हमने मान के चलो कि ट्रंप से बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया अमेरिका से, तो वो क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा नहीं, मेरे को पैसा वापस करो, तो हम कहां से करेंगे। दूसरा नंबर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देगा। वो अपने हिसाब से बोलेगा ये पॉलिसीज बनाओ, इससे मेरे लोगों को ज्यादा फायदा होगा, मेरे वहां के जो फॉर्म्स है उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हमारी जो सरकार है वो इस चीजों में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। अब आ जाओ बजट एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट, एक्सक्लूड करने थे क्या, सिर्फ एक्सक्लूड करने थे कैपिटल डेट्स। अब कैपिटल डेट्स के अंदर कौन से कैपिटल डेट्स हैं, ये वाले कैपिटल रिसीट के डेट्स को एक्सक्लूड करना है, 1300 रुपया ऐड नहीं करना, बाकी सारे के सारे ऐड करने हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये पूरा का पूरा खर्चा 9000, तो यहाँ पे 9000 पूरा का पूरा आ गया, इसमें से 1300 काट दो, बाकी सारी वैल्यू बची 7700। पीछे कितने का डेफिसिट क्रिएट हुआ, ये फिस्कल डेफिसिट कितने का क्रिएट हुआ, 1300 का। मैं पूरा डेटा जो हमने शुरू में लिया था उसी के ऊपर सारे के सारे चीजें समझा रहा हूँ, फॉर्मूला समझा रहा हूँ, तो ध्यान देना भाई। ये मत सोचना कि भाई इससे हो जाएगा कि कर लेंगे लर्न, नहीं। अगर जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं देखोगे टर्म्स को, तो आपको समझ नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करें अगर, सो प्राइमरी डेफिसिट क्या चीज होती है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट पे फोकस करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू द फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट पेमेंट्स। सिंपल, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट के बराबर ही है, बस इंटरेस्ट पेमेंट्स काट दो। इसमें से जितना भी आपका फिस्कल डेफिसिट आया, अभी हमने पीछे निकाला ना, जितना भी फिस्कल डेफिसिट आया उसमें से पेमेंट को हटा दो, उसको माइनस कर दो। क्लियर है, इंटरेस्ट पेमेंट को। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, इट शोज दैट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है, ये हमको ये शो कर रहा है कि जो भी आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपको जरूरतें हैं, जिसकी जो आप कर्जा उठा रहे हो ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को खत्म करने के लिए। सो हाई प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स, जो आपका प्राइमरी डेफिसिट जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन नहीं किया प्रॉपर्ली। अगर वो किया होता तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं होता कभी भी, ठीक है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट हैज टू बोरो ओनली मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब सिर्फ यही है, देखना ध्यान से समझना। प्राइमरी डेफिसिट की बात हो रही है ना, प्राइमरी डेफिसिट की बात हो रही है, हमें पता है सर। प्राइमरी डेफिसिट में सर हमको ये चीज पता है कि फिस्कल डेफिसिट होता है, यहां पर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब मुझे पता है कि जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, मतलब सर ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये जीरो है और यहां पर बच गए इंटरेस्ट पेमेंट्स। सिर्फ इसी को कंप्लीट करने के लिए, प्राइमरी डेफिसिट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट पैसा उठा रही है, बोरो क्यों कर रही है, ताकि ये इंटरेस्ट पेमेंट्स को खत्म किया जा सके। हालांकि ये जीरो है, ये नहीं है, ये गवर्नमेंट ने कोई खर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। सो नो एडिशन इन एग्जिस्टिंग लोन, जो एग्जिस्टिंग लोन है उसमें कोई भी एडिशन नहीं हो रही। साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन, इसी को बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। हालांकि किसी भी कंट्री का कोई भी फिस्कल डेफिसिट कभी भी जीरो नहीं है, नहीं होता, ठीक है, हमारी कंट्री का भी नहीं है।
तो आप कोशिश करना कि इसके बारे में आपको पता चले देख के। अब देखो बजट एस्टिमेट के हिसाब से प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट है सर 1300, तो ये आ गया। ठीक है, यही था ना फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो ये क्या आ गया भाई? इंटरेस्ट पेमेंट कितना आप कर रहे हो? तो सिंपल सी बात है, 200 का हमारे पास क्या आ गया? क्रिएट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्रिएट हो गया। बस खत्म, यहीं तक था आपका चैप्टर, जो कि पूरा का पूरा हमने खत्म कर दिया है। अब है आपके पास कुछ क्वेश्चन जो मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, सॉल्व आपको खुद करने हैं। ठीक है, एक बार नजर डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको? कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये आपको टर्म से रखी है, किस तरह से करना है वो मैंने करवा दिया, पर आपने खुद ट्राई करना है। आपने खुद ये ट्राई करना है, फिर उसके बाद इन आंसर्स को चेक करना है, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो हमको आ भी रहा है कि नहीं, ताकि फिर आप इसके आंसर्स को मैच कर पाओ। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी, ये भी, ये भी। अब आता है हाउ टू रिड्यूस। देखो ये वो उसके ऊपर क्वेश्चन बन गए। अब आता है हाउ टू रिड्यूस बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को खत्म कैसे किया जा सकता है, रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? सो लोअरिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आप अपने खर्चे कम करो तो डेफिसिट बजट कम हो जाएगा, और सोर्स ऑफ रिवेन्यू बढ़ाओ। अब सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या क्या करती है गवर्नमेंट? वो और तरह के टैक्सेस ठोक देती है लोगों के ऊपर, और तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से टैक्स बढ़ जाता है, टैक्स बर्डन लोगों पे बढ़ जाता है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। ठीक है, बट देखो, बट ग्रोथ शुड बी हाई। पहला क्या होना चाहिए? ग्रोथ बढ़नी चाहिए, इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेजर टू करेक्ट द बजट डेफिसिट। पहला क्या? बाय रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करना बंद करो, कम करो। और बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रिवेन्यू, रिवेन्यू को बढ़ाओ। बताया मैंने तुम्हें अभी, टैक्स से बढ़ सकता है। क्या कर सकते हैं? देखो पहला क्या काम कर दिया भाई, इसके अंदर आ रहा है ये सब कुछ, टैक्स इंक्रीज किया। दूसरा क्या काम किया? डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, चीजें बेच दी। थर्ड क्या किया? डेफिसिट फाइनेंसिंग। ऐसे फाइनेंस पॉलिसीज बनाई जिसके अंदर डेफिसिट रहे, हम कर्जा ना उठाएं, बाहर से चीजें ना उठाएं। ठीक है, एक अब यहां पे देखो, रिड्यूस करो सब्सिडीज देना। सेकंड, रिडक्शन इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो चीज सोची नहीं थी खर्चा करने के लिए, उसके ऊपर खर्चा हो गया, वो नहीं करना है। ठीक है, वो रोकना है। थर्ड, रिड्यूस इन ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे पेंशन देना, गिफ्ट्स प्रोवाइड कराना, स्कॉलरशिप देना, ये रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सब्सिडी रिडक्शन इन ऑयल्स। ऑयल के ऊपर सब्सिडी देना बंद करो, एलपीजी के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर। जैसे अभी देते हैं ना गवर्नमेंट सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी देती है, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देने की कोशिश करती है। तो उन सब्सिडीज को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स को, लाइक ऑन डिफेंस। डिफेंस के लिए गवर्नमेंट कभी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रही है, कभी कोई टैंक खरीद रही है, कभी कुछ खरीद रही है, तो वो सब चीजें नॉन प्लान खर्चे हैं। ठीक है, और रिड्यूस इन ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे ये दे रहे हैं, क्या हो सकती है ट्रांसफर पेमेंट्स? स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, पेंशन हो सकती है। इन सब चीजों को कम करना पड़ेगा, फिर जाके काम होगा। रिडक्शन इन एलटीसी, बोनस देना बंद करो। ठीक है, मतलब वही है कि अननेसेसरी खर्चे नहीं करने। इंक्रीज इन टैक्स बेस, टैक्स को बढ़ा दो। सो टैक्स बेस बढ़ा दिया, शुड बी इंक्रीज टैक्स। अब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले रही है, लेट सपोज। दूसरा, टैक्स इवेजन शुड बी चेक्ड, मतलब कि जो बंदे टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स कम देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, उन चीजों को रोको। ठीक है, थर्ड, मोर एम्फेसाइज ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, ज्यादा फोकस करो कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगे। डायरेक्ट टैक्स सबको पता है क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था कि आपको इनकम मिलने से पहले ही यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है ना। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है, सेलिंग होल ए पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ द सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर रही है किसी प्राइवेट सेक्टर को, और ये वाला पैसा किसके लिए यूज हो रहा है, डेफिसिट बजट के अंदर। ठीक है, चलो। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये भी होता है कि मींस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, आप करेंसी को प्रिंट कर रहे हो, एक चीज। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोरो कर रही है पैसे फ्रॉम द सेंट्रल बैंक थ्रू द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इशू किया गवर्नमेंट ने, और उसके बदले में आरबीआई से पैसे उठा लिए। ठीक है, क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बोरिंग कर ली सेंट्रल बैंक से, मतलब आरबीआई से। तो ये चीजें नहीं करनी है। सेंट्रल बैंक बायज द ट्रेजरी बिल, और सेंट्रल बैंक क्या करता है, उस ट्रेजरी बिल को बाय करता है जो उसने दिया होता है। ट्रेजरी बिल काइंड ऑफ एक
नोटिस है, उस नोटिस के बदले में वो उसको पैसे देते हैं और उसके लिए कुछ परसेंटेज जो है वो डिसाइड की जाती है कि इतना इंटरेस्ट हम पे करेंगे, ठीक है। सो एंड द गवर्नमेंट गेट कैश टू द फंड्स इज डेफिसिट, और अपने डेफिसिट को फिल करने के लिए उस कैश का यूज करती है गवर्नमेंट। तो कहता है हाउ टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। तो मेथड यही होते हैं कि आप एक्सपेंशन करो मनी सप्लाई, कि कैसे मनी की सप्लाई हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से पैसा उठाओ, ठीक है, और डिसइन्वेस्ट करो। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं अब हम। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक का मतलब बताइए, आपने लोन रेज किया फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। कैसे किया? इशू कर दिया आपने बॉन्ड्स वेरियस टाइप्स के, कर सकते हो आप, है ना। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है और आरबीआई को बोलती है कि इन बॉन्ड्स को सेल ऑफ करो, और इन बॉन्ड्स को सेल ऑफ करने के बाद जो पैसा जनरेट हो रहा है वो हमको दे दो। और गवर्नमेंट कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोलती है कि भाई 10 साल के बाद अगर आप इन पैसों को वापस से लेने आओगे तो हम फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कुछ देंगे। तो लोग देते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। तो सेंट्रल बैंक बाय द ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जो भी ट्रेजरी बिल्स इशू किए होते हैं उसके बदले में सेंट्रल बैंक उनको क्या देता है? कैश देता है। और सेंट्रल बैंक कौन होता है बच्चे? आरबीआई होता है, पता है सबको, ठीक है। एंड फंड्स इज डेफिसिट, और उनके डेफिसिट को वहां पर वो फंड करता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? वही वापस से सेल होल और ए पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ द सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। डन भाई, चलो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका जो लेक्चर ये है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, और वन शॉट सीरीज में ये रहेगा। इसके अंदर सारी की सारी जितने भी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के हो सकते थे वो मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाहर कोई भी टॉपिक मुझे नहीं लगता कि कोई बचा हुआ है, बट आपको इसकी रिवीजन जो है वो करनी पड़ेगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सो मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और चैनल को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर जरूर करो।